नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल देश के कई राज्यों में राज्यसभा के चुनाव और उनके नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन दो राज्य ऐसे हैं जहां पर नतीजों को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई थी और लग रहा था कि बीजेपी वो सीटें निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, या कांग्रेस वो सीटें जीत पाएगी जीत पाएगी। इनमें से एक राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर में जहां लगभग ये माना जा रहा था कि कांग्रेस ये सीट निकाल लेगी, क्योंकि कुछ पिछले 3 दिन में ऐसे डेवलपमेंट हुए थे, इसके बावजूद बीजेपी ने वो सीट जीत ली है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि किस तरह से बीजेपी ने किस गुणा के जरिए, किस जोड़ तोड़ के जरिए ये सीट जीती है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुवाहाटी से वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि हैं। वो दैनिक पूर्वोदय के संपादक हैं और बहुत गहरी पैठ रखते हैं पूर्वोत्तर के मामलों पर। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं। इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की ये खास चर्चा। रविशंकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लगभग तय था कि कांग्रेस ये सीट राज्यसभा की निकाल लेगी। उसी दिन उसने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था मणिपुर में। इसके बावजूद ये उलटफेर हो गया। क्या खेल किया बीजेपी ने? किस तरह के दांव चले, हथकंडे आजमाए कि वो सीट कांग्रेस के पास से छीनकर उसने फिर से अपने पास ले ली? देखिए, अगर राजनीति की साधारण जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी ये मानकर चल रहा था कि इस बार राज्यसभा चुनाव में भाजपा की शिकस्त हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले मणिपुर की राजनीति में जो घटनाक्रम हुआ, भाजपा के 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद एनपीपी के 4 विधायक ने समर्थन वापस ले लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जय कुमार, उन्होंने उनकी अगुवाई में उनके पार्टी के 4 एमएलए पार्टी को उन्होंने छोड़ दी, सरकार को इस्तीफा दे दिया। उससे यह माना जा रहा था कि इसका असर राज्यसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। लेकिन जो परिणाम आया वो लोगों को एक बार आश्चर्य करने लायक था, क्योंकि बीजेपी जीत गई और वहां पर बीजेपी उम्मीदवार को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 24 वोट मिले। दरअसल ये तय हो चुका था कि कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि जो विधायकों की जो केमिस्ट्री थी वो लगभग स्पष्ट थी। लेकिन अंतिम समय में ये गवर्नर जो हैं मणिपुर विधानसभा के, उन्होंने एक नया एक स्पीकर, जो मणिपुर विधानसभा के स्पीकर जो हैं, उन्होंने एक चाल चली और उन्होंने कांग्रेस के 3 जो बागी विधायक थे उनको चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी, जबकि मणिपुर हाईकोर्ट का ये स्पष्ट निर्देश था कि कांग्रेस के जो बागी विधायक थे, जिन डिफेक्टो जो थे, उनको विधानसभा में प्रवेश की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस के विधायक को न केवल विधानसभा में प्रवेश करने दिया, बल्कि उनको वोट देने की इजाजत दे दी। उसी के बाद ये जो रिजल्ट है वो प्रभावित हो गया। अगर वो 3 एमएलए कांग्रेस के वोट देने नहीं जाते तो बीजेपी को मात्र 28 था तो 25 होता, और अगर उनका समर्थन रविशंकर जी, ये जो 2 कांग्रेस के और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है बीजेपी के पक्ष में। हाँ, देखिए, इसमें एक चीज, ये जो राज्यसभा का चुनाव है, इसको राज्यसभा चुनाव और वहां की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको थोड़ा सा अलग भी करके चलना होगा। वो इसलिए भी कि ये सारा राज्यसभा के लिए जो सेटिंग थी वो काफी पहले से चल रही थी, और ये जो सारे डेवलपमेंट आए ये ठीक एक दिन पहले आए। तो इसके बाद एक्चुअली ये सारा डेवलपमेंट थोड़ी सी जल्दीबाजी हुई है। अगर हम उसको राजनीतिक नजरिए से देखें, राज्यसभा चुनाव में अगर भाजपा की पराजय हो जाती, उसके बाद अगर इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम लोग खुलकर सामने आते, तब जो है स्थिति क्लियर थी। अब भाजपा को थोड़ा सा
इसमें मौका मिल गया। मौका ये मिल गया कि उनको अभी चूंकि स्पीकर उनके साथ हैं, उनका फेवर कर रहे हैं, ये स्पष्ट दिख गया। दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि हमको विधानसभा के विशेष सत्र आप बुलाइए ताकि उसमें शक्ति परीक्षण हो, तो वो खेल लंबा थोड़ा सा चलना था और वह मौका भाजपा को कंट्रोल डैमेज का मौका मिल गया। लेकिन यह स्थिति अभी भी आसान नहीं है। ये जो सरकार बचाने के लिए जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है, अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि अगर कांग्रेस के 8 विधायक, कांग्रेस जब जीती थी तो उनके पास 28 विधायक थे, एक पहले डिफेक्ट हुए, उसके बाद 7 को भाजपा ने तोड़ा, तो ये 8 विधायक जिनकी सदस्यता पर अभी राज्यपाल का ये हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन उनके विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति उनको नहीं है। तो कांग्रेस के पास आज भी 20 है और 4 एनपीपी के लोग हैं। जो जय कुमार जो डिप्टी सीएम थे, ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ये उनका सीधा टकराव मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के साथ है और दोनों में दोनों को ब्यूरोक्रेसी का अनुभव है। ये जय कुमार डीजीपी थे मणिपुर में, जिस समय ओबीवी सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो स्पष्ट है और वो 4 तो नहीं टूटेंगे। दूसरा तृणमूल का है, एक इंडिपेंडेंट भी है, इनको आप बहुत दिनों तक नहीं रोक पाते हैं। कुल मिला के बीजेपी लाख कोशिश कर ले अपनी सरकार बचाने का, लेकिन जो राजनीतिक हालात दिख रहे हैं, जो भाजपा के अंदर ही असंतोष की स्थिति है। भाजपा के कई लोग, जैसे 3 लोग अलग हुए। थोड़ी सी बातचीत पहले ये करते हैं कि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए बीजेपी ने उसी तरह की अलोकतांत्रिक मर्यादा ढंग अपनाए, लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन नहीं किया, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की वहां के स्पीकर ने, जोड़ तोड़ फिर की उसने। और आप देखिए कि 2 जो विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने अपने वोट दिखाए भी, जिसमें वो स्पीकर महोदय भी थे। तो ये भी इसकी भी शिकायत की है इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस ने। तो इतने तरह के खेल रचने के लिए बीजेपी ने एक सीट के लिए ये काम किया। और इसके पहले जब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई थी मणिपुर में, तब भी उसकी बहुत आलोचना हुई थी, निंदा हुई थी कि जिस तरह के तौर तरीके अपना रही है बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए और एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्या इसको सामान्य माना जा रहा है पूर्वोत्तर की राजनीति में, मणिपुर की राजनीति में, या इसमें कहीं लोगों को लग रहा है कि बहुत अनैतिक किस्म का खेल बीजेपी खेल रही वहां? देखिए, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ और स्पीकर ने जिस ढंग से पूरे मामले में इंटरफेयर किया, तो यह मामला यही नहीं रुकने जा रहा है। चूंकि मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज किया गया है, वायलेट किया गया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस फिर से हाई कोर्ट जाएगी और हाई कोर्ट को बताएगी, अपील करेगी। और ये लंबा कानूनी मामला मुझे लग रहा है कि ये अभी राज्यसभा के इस चुनाव परिणाम पर मणिपुर के हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। दरअसल इसके पीछे भाजपा की एक और रणनीति थी कि किसी तरह से ये सीट मैनेज कर लिया जाए और मैनेज करने के बाद ये मनोबल तोड़ा जाए कि देखिए, हमने तो अपनी राज्यसभा की सीट बचा ली, हमने तो सीट पर कब्जा कर लिया, अब हमारे पास इतने विधायक तो हैं कि हम विधानसभा में भी कॉन्फिडेंस वोट ले लेंगे। लेकिन मणिपुर के घटनाक्रम का पूरे पूर्वोत्तर में असर देखा जा रहा है। मणिपुर में भले ही अभी तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, लेकिन मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उसका असर असम में और मेघालय में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मेघालय में स्पष्ट था कि वहां पर जो सत्ताधारी दल है एनपीपी के नेतृत्व में, वो उसका उम्मीदवार जीतेगा। बावजूद उसके वहां पर कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया और लड़ाई लड़ी। असम में भी भाजपा का कांग्रेस का उत्साह बढ़ता हुआ दिख रहा है और असम प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस वक्त मणिपुर के कांग्रेस के नेताओं की मदद कर रहे हैं
और उनको ये आश्वासन भी दे रहे हैं। और मुझे जानकारी के अनुसार असम प्रदेश के कुछ नेता इम्फाल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इसका एक दूरगामी असर तो पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है अभी भाजपा के लिए अपनी सरकार को बचाना मणिपुर में। ये राज्यसभा ठीक है, राज्यसभा के लिए बहुत हद तक इस तरह की क्रॉस वोटिंग होती है, विधायक को प्रलोभन दिया जाता है, और ये असम में भी इस तरह का खेल हो चुका है। लेकिन अब मणिपुर की राजनीति जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि भाजपा को पहले से ही पता था कि हमारे पास तो मात्र 20 एमएलए हैं और 28 कांग्रेस के हैं, उसने उस समय तोड़फोड़ कर ली। दूसरी बात यह है कि पूर्वोत्तर की राजनीति में अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो मिली-जुली सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज पूरी की पूरी जो भाजपा की सरकार है मणिपुर में, वो एनपीपी और एनपीएफ, नागा पीपुल्स फ्रंट के समर्थन पर टिकी हुई है। एनपीएफ के भी 4 सदस्य हैं, और चूंकि नागा टॉक और उनकी अपनी एक नागा ऑटोनॉमी की बात चल रही है, इसीलिए वो सरकार के साथ हैं। लेकिन एनपीपी वो इसलिए भी साथ में कि नागालैंड में भी बीजेपी के साथ सरकार में है, तो वो दोनों प्रदेशों में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग उनके बीच बनी हुई है। हाँ मुकेश जी, आप भी जानते हैं कि मणिपुर की राजनीति में एक जो मणिपुर घाटी और मणिपुर हिल्स दोनों की जो राजनीतिक धारा है वो बिल्कुल विपरीत है। नागा बहुल जो मणिपुर के इलाके हैं, वहां पर हमेशा जो नागालैंड या ग्रेटर नागालैंड के समर्थन में जो पार्टी बात करती है, वही एमएलए वहां से जीतते हैं। और ये जो नागा पीपुल्स फ्रंट के जो 4 एमएलए जीत के आए हैं, वो उसी क्षेत्र से आए हुए हैं, और उनका घाटी के लोगों के साथ कभी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया था। एक अच्छी बात सिर्फ एक ये हुई थी बीरेन सिंह सरकार में, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार और उसमें एनपीएफ भी था, तो ये जो नागालैंड बॉर्डर पर जो 1-1 महीने 2-2 महीने का जो बंद होता था, वो बंद हो गया। और इम्फाल में या मणिपुर घाटी में जो एक जीवन असामान्य हो जाता था इतने लंबे बंद की वजह से, वो स्थिति नहीं बन पाई, क्योंकि जो नागा नेता है मणिपुर के, उनको भी लगता है कि एनएससीएन से जो वार्ता चल रही है उसके सार्थक परिणाम आएंगे, तो जो ग्रेटर नागालैंड है या एक ऑटोनॉमी तक ही सीमित है, इसलिए वो लोग भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ एनपीएफ के 4 एमएलए के बल पर भाजपा अपनी सरकार को नहीं बचा सकती है, और अब 1.5 साल मात्र हैं, सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसमें वहां पर जो एक मुख्यमंत्री के ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहे, आरोप माने वो अपने ढंग से चलाते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। अब अपने डिप्टी सीएम जय कुमार के पास जितने पोर्टफोलियो थे, उन्होंने सारे पोर्टफोलियो वापस इसलिए ले लिए क्योंकि जय कुमार ने कहा कि आपने कहा था लॉकडाउन में हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज देंगे, वो अनाज तो आप दे नहीं पा रहे हैं। तो 9 अप्रैल को उन्होंने जय कुमार से उनके सारे पोर्टफोलियो ले लिए। जय कुमार बिना पोर्टफोलियो के मंत्री रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। तो इस पूरी घटनाक्रम की तैयारी उसी दिन से आरंभ हो गई थी। और जब भाजपा के भी रविशंकर जी, इबोवी सिंह भी बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन है, 15 साल तक वो मणिपुर में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो भी गोटियां तो बिछा ही ली होंगी अच्छे से उन्होंने, और जय कुमार को तोड़ दिया है। कुछ विधायक बीजेपी के भी टूट गए हैं। तो आपको अब ये लगता है कि मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसका असर नॉर्थ ईस्ट के जो दूसरे प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस, अब आप जैसा कह रहे हैं कि वो भी, उसमें भी रिवाइवल हो रहा है, नई परिस्थितियां बन रही हैं, तो एक चेंज नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में आपको दिख रहा है? देखिए, एक चीज आपने बहुत सही कहा कि इबोवी सिंह, अगर आज हम पूर्वोत्तर की पॉलिटिक्स की बात करें तो कांग्रेस के उन पुराने नेताओं में है और काफी सुलझे हुए नेता हैं। मैंने जब जिस दिन ये सारा घटनाक्रम हुआ तो उस दिन वहां मणिपुर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं देवव्रत, काफी सुलझे हुए आदमी हैं वो भी। जब मैंने उनसे बात की कि अब तो इबोवी सिंह मुख्यमंत्री होंगे, तो देखिए इबोवी सिंह कितने सावधानी से चल रहे हैं। तो देवव्रत जी ने कहा कि कौन होगा मुख्यमंत्री ये अभी हम लोगों ने तय नहीं किया है।
क्या इक्वेशन होगा, क्या होगा, अभी हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि वहां पर भाजपा को हटाना, और उसके लिए अगर जरूरत होगी तो हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। हमने महाराष्ट्र में किया है जहां पर हमारे ज्यादा विधायक थे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हमारा पहला लक्ष्य है कि यहाँ से भाजपा की विदाई। तो कांग्रेस यहां तक सोच रही है। और वो उन चाणक्य का क्या हो रहा है जो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में जोड़ तोड़ कर रहे थे अभी, बीजेपी के मंत्री? जी, नेडा, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, नेडा के चेयरमैन कन्वेनर हैं असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इस पूरे प्रकरण पर वो असम के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो कोरोना को लेकर काफी व्यस्त हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका एक भी बयान इस बारे में नहीं आया है। हाँ, राम माधव का बयान आया है, और मुझे लगता है कि शायद इस बार डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा मणिपुर के इस मौजूदा घटनाक्रम से नहीं जुड़े हैं या नहीं जोड़ा गया है उनको, और वहां पर राम माधव अपने ढंग से चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा का रिजल्ट निकलते ही तुरंत राम माधव ने बयान दिया और कहीं ना कहीं वाहवाही लेने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा सा राजनीति करवट ले रही है। मणिपुर में इसके संकेत मिल रहे हैं। मणिपुर में जिस तरह से बीजेपी ने सत्ता हथियाई थी और अभी राज्यसभा की सीट भी जीती है, इसका कोई बहुत अच्छा मैसेज बाकी राज्यों में नहीं जा रहा है। और जो छोटे छोटे दल हैं जो अभी शुरू में बीजेपी के साथ अलाइन हो गए थे, अब उनमें भी बिकरिंग शुरू होगी। वो भी नए तरह से अलाइन करना शुरू करेंगे, और कांग्रेस के लिए एक ये अच्छा मौका है जब वो अपने को फिर से खड़ा कर सकती है। अब जैसे इस बार असम की भी अगर हम मणिपुर की राजनीति और अगर पूर्वोत्तर की राजनीति करें तो की बात करें तो बहुत हद तक असम और मणिपुर की राजनीति में कुछ हद तक समानता देखी जाती है। अगले साल इलेक्शन है असम विधानसभा का भी, तो अभी से एक बार फिर से असम की राजनीति में भी जैसे बीपीएफ, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, वो बिल्कुल भाजपा से खार खाए हुआ है। हग्रामा मोहलारी, क्योंकि अभी जो बीटीसी का चुनाव होना है वहां पर भाजपा ने अपना भी उम्मीदवार दे दिया है, जबकि बीपीएफ यहाँ पर सोनोवाल सरकार में उनके 3 मंत्री भी हैं, सरकार का समर्थन भी कर रही है। लेकिन ये सब जो राजनीतिक मजबूरी होती है उसके तहत अगले विधानसभा में बीपीएफ का क्या रूप होगा, क्योंकि कम से कम 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बोडो मतदाताओं का एक अपना असर है। का आंदोलन को लेकर एक अलग से रीजनल पार्टी की बुनियाद बनने जा रही है। अजीत भुइयां जो अभी सांसद बन गए हैं राज्यसभा के, वो भी काफी सक्रिय हैं। असम गण परिषद भाजपा को छोड़कर नहीं जाएगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। कांग्रेस अब इन सारे राजनीतिक दलों को लेकर कुछ अपने ढंग से कर रही है। कांग्रेस ने भी यह बयान दिया है कि हम सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलेंगे। इसका मतलब कि असम में भी एक गठबंधन बनाने की बात चल रही है। लेकिन मणिपुर में जो हुआ वो सिर्फ एक तो मुख्यमंत्री जो झारखंड में हुआ था, मुख्यमंत्री अपने विधायक की ही बात नहीं सुनते हैं, और इनका जो अपना एक ब्यूरोक्रेसी का जो एक बैकग्राउंड है उसकी वजह से जो एक एरोगेंसी पैदा होती है, झारखंड में वही हुआ था। पार्टी के ही विधायक, पार्टी के ही लोग पार्टी को हराने में लगे हुए थे। वही स्थिति मणिपुर में हुई है, और कुछ लोगों को छोड़ दें तो कांग्रेस के भाजपा के आधे विधायक तो संतुष्ट नहीं है, जो लोग व्यक्तिगत बातचीत के दौरान बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी इस बातचीत के लिए। आपने मणिपुर के बहाने पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स किस तरह से करवट ले रही है उसको बड़े खूबसूरती से स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, यहाँ मणिपुर की राजनीति पर हमारा एक वीडियो चर्चा, और स्पष्ट है कि बीजेपी ने जिस तरह से तोड़ फोड़ करके राज्यसभा सीट जीती है, अभी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये मामला इलेक्शन कमीशन में भी है, हाई कोर्ट में भी है, अभी इस पे बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन मणिपुर में जो अपनी सरकार बनाने की वो कवायद कर रही है, शायद उसमें कामयाब न हो, क्योंकि एक तरह से जो मौजूदा मुख्यमंत्री उनके खिलाफ बहुत नाराजगी है,
और फिर अब एक तरह का अलाइनमेंट हो गया है कांग्रेस के पक्ष में, जिसको बदल पाना शायद कांग्रेस के इख्तियार में नहीं होगा। खैर, आने वाले दिनों में देखेंगे और हम रविशंकर जी से पूर्वोत्तर की राजनीति पर बीच बीच में चर्चा करके वहां के हालात से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। आज की बातचीत अब यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।